हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो जो है लर्नर्स आप लोगों के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो जो है आपकी एचटेट से रिलेटेड जो है एक मैराथन वीडियो है। इस वीडियो के अंदर जो है जितने भी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं सारे के सारे कंसेप्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप लोग देखिएगा हर एग्ज़ाम में, चाहे वो पीआरटी का है, ठीक है, चाहे वो टीजीटी का है या वो पीजीटी का है, हर लेवल में आप यहाँ से देखिएगा 20 से जो है 30 नंबर के जो है मार्क्स आपको यहाँ से पक्का देखने को मिलेंगे। गारंटी है इस चीज़ की। तो चलिए लर्नर स्टार्ट कर लेते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर के। तो चलिए, हमारे सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किस चीज़ को, सीडीपी को। लर्नर्स, कौन सी चीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं? हमारी सीडीपी की फुल फॉर्म हम सबको पता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हमारी सीडीपी। और ये सीडीपी कौन सी, जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो सबसे पहले कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता है हमारी साइकोलॉजी क्या होती है, ठीक है, साइकी प्लस लोगोज वर्ड से ये जो है हमारी साइकोलॉजी बनी है। लेकिन जो फैक्चुअल क्वेश्चन है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड की जो फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब है वो कहाँ पर बनी हुई है? वो बनी हुई है लिप्जिंग में। और लिप्जिंग कहाँ पर है? जर्मनी में। कहाँ पर है? जर्मनी में। और ईयर अगर पूछा जाए तो 1879 में जो है ये लैब हमारी बन करके रेडी हुई थी। और इस लैब के अंदर जो एक्सपेरिमेंट किया गया था या जो भी मेथड यूज़ किया गया था वो कौन सा था? एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है यहाँ पर यूज़ किया गया था। देखिए लर्नर्स, जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब मैंने क्या किए हैं, हाईलाइट किए हुए हैं। उन पॉइंट्स को आप लोग बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। और जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो प्लीज़ वीडियो को चेक करिएगा कि वीडियो में से कितने क्वेश्चन जो है लर्नर्स आप लोगों को देखने को मिले। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फादर ऑफ साइकोलॉजी अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर क्या रहेगा? अरिस्टोटल, अरस्तु। लेकिन अगर आपसे पूछे फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी तो हमारा आंसर क्या रहेगा? थॉर्नडाइक। क्या आंसर रहेगा लर्नर्स? थॉर्नडाइक। फिर आपसे कोई पूछे फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी तो हमारा आंसर रहेगा विलियम वुंट। क्या आंसर रहेगा? विलियम वुंट। फिर मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर के बारे में पूछा जाए तो विलियम जेम्स। तो क्या आंसर रहेगा? विलियम जेम्स। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं कुछ साइकोलॉजी की स्टेजेस की। जो हमारी साइकोलॉजी है जिसे अभी हम पढ़ रहे हैं, जो हमारी 4th स्टेज है, लेकिन इस स्टेज से पहले हमारी 3 स्टेजेस जो हैं वो गुजर चुकी हैं। तो देखते हैं सबसे पहले स्टेज कौन सी है हमारी, स्टडी ऑफ सोल, जहाँ पर जिसे बोला जाता था, मनोविज्ञान को क्या कहते थे? आत्मा का विज्ञान। फिर आया हमारा स्टडी ऑफ माइंड, जहाँ पर हम मन की स्टडी करते हैं, दिमाग की स्टडी करते हैं। फिर आता है स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि जहाँ पर हम अचेतन मन की स्टडी करते हैं। फिर आता है स्टडी ऑफ बिहेवियर, जो अभी रिसेंटली हमारी साइकोलॉजी चल रही है, उसे हम क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो इनमें से भी पूछा जाता है कि साइकोलॉजी जो है कौन सी स्टेज पर है। ठीक है लर्नर्स, इसके साथ साथ 2 टर्म जो आपकी ग्रोथ के प्रिंसिपल से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहली आती है सेफिलोकैडल, दूसरी आती है प्रॉक्सिमा डिस्टल। तो जो हमारे सेफिलोकैडल है, ये जो है किस तरीके की डेवलपमेंट है, इसके अंदर जो है बच्चे का विकास जो है वो सिर से पैर की तरफ होता है। ठीक है, यानी कि बच्चे की जो ग्रोथ है वो कैसे होती है? पहले जो है बच्चे का सिर बनता है, धीरे धीरे जो है बॉडी जो है वो पैरों की तरफ क्या करती है? मूव करती है। यानी कि ग्रोथ जो है माइंड, ब्रेन से लेकर के, हेड से लेकर के कहाँ तक आती है? टो तक आती है, पैरों तक आती है। ठीक है, फिर आता है प्रोक्सिमो डिस्टल। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बच्चे के सबसे पहले सेंटर की डेवलपमेंट होती है, बाकी और पार्ट्स की डेवलपमेंट बाद में होगी। सेंटर का मतलब जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसका विकास पहले होता है, बाद में हमारी आर्म्स का, हैंड्स का, और सबसे लास्ट में फिंगर्स की क्या होती है? ग्रोथ होती है। तो यहाँ से हर साल एचटेट क्वेश्चन पूछता है। तो प्लीज़ लर्नर्स बिलीव करिए मेरी बातों पर, ध्यान से सुनिएगा। ये मैराथन क्लास आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास से आपको देखिएगा पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्लीज़ जितने भी कंटेंट हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, एक एक पॉइंट आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर लर्नर्स आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक रिक्वेस्ट आप सबसे, ऐसे वो स्टूडेंट्स जिस भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप से आप बिलोंग कर रहे हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को जो है ज़्यादातर शेयर करने की कोशिश करिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर करी हुई चीज़ें क्या होती हैं? बच्चों के माइंड में रहती हैं। और हो सकता है यहीं से आपको 15 से 20 या 20 से 30 नंबर के क्वेश्चन जो हैं वो आपको देखने को मिले। चलिए लर्नर्स आगे देख लेते हैं। आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स
जीन प्याजे हमारे कहाँ से बिलोंग करते थे? स्विट्ज़रलैंड से। तो याद रखिएगा जीन प्याजे कहाँ से थे? स्विट्ज़रलैंड से। ये क्वेश्चन भी पेपर में आए हुए हैं। बंडूरा जो है वो कहाँ से? कनाडा से। सिगमंड फ्राइड कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। और विलियम जेम्स कहाँ से? अमेरिका से। स्किनर की बात करें, वॉटसन की बात करें, गिलफर्ट की, कार्ल रोजर्स की, ये सब कहाँ से? अमेरिका से। ठीक है। और पेवलोव कहाँ से थे? हमारे रशिया से थे। ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे वर्ड्स जो आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे शेपिंग वर्ड किसने दिया? तो याद रखेंगे लर्नर्स, किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। इमिटेशन थ्योरी किसने दी? बंडूरा ने दी। ब्लैक बॉक्स का यूज़ किसने किया है? बिहेवियरिज्म वालों ने। और वाइट बॉक्स का यूज़ किसने किया? कंस्ट्रक्टिविज्म वालों ने। डिसेबिलिटी वर्ड का यूज़ सबसे पहले किसने किया है? लर्नर्स, सैमुअल क्रीक ने। लर्नर्स जो है थोड़ी सी स्पीड तेज रहेगी, लिमिटेड टाइम है आपके पास भी, तो उसी को देखते हुए थोड़ी सी मेरी स्पीड तेज रहेगी, तो प्लीज़ मैनेज करिएगा लर्नर्स। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा गया है एचटेट में ही, सूडो मैच्योरिटी क्या होती है? तो हम याद रखेंगे सूडो मैच्योरिटी जो है वो चाइल्डहुड में होती है, और ये वर्ड किसने कहा है? रोस ने कहा है। ठीक है। तो याद रखिएगा सूडो मैच्योरिटी चाइल्डहुड को बोला जाता है। चलिए लर्नर्स आगे देख लेते हैं फटाफट से, बहुत लंबी वीडियो होने वाली है, पर मैं इसे सोच रही हूँ 2 जो है पार्ट में इसको डालूं, तो प्लीज़ ध्यान से सुनते रहिएगा। अब देखिए लर्नर्स, आगे आता है अर्ली चाइल्डहुड। इसका टाइम पीरियड जो है कितना माना जाता है? 2 से लेकर 5 साल। ये भी आप याद रखेंगे क्योंकि मैचिंग में भी क्वेश्चन आ सकता है। लेट चाइल्डहुड हम किसे कहेंगे? 6 से 12 साल तक। ठीक है लर्नर्स। फिर से आ गया हमारा सूडो मैच्योरिटी। ये हम किसे कहते हैं? चाइल्डहुड को क्या बोला जाता है? सूडो मैच्योरिटी। इसके अलावा जो हमारी ग्रोथ है वो क्या चीज़ें प्रेजेंट करती है? ग्रोथ हमेशा ही दिखाती है क्वांटिटेटिव चेंजेस। क्या दिखाती है? क्वांटिटेटिव चेंजेस। और ये पूछा गया है कि ग्रोथ कब ख़त्म हो जाती है, कब स्टॉप हो जाती है? तो हमारी एडोलिसेंस एज तक हमारी काफ़ी ग्रोथ होती है, उसके बाद ये क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो क्या चीज़ प्रेजेंट करती है? डेवलपमेंट जो है क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों तरीके के चेंजेस प्रेजेंट करती है। अगर हम बोले कि जो हमारी ग्रोथ है उसका एरिया कैसा है? लिमिटेड है, और जो हमारी डेवलपमेंट है उसका एरिया कैसा है? काफ़ी वास्ट एरिया है। यानी कि डेवलपमेंट के अंदर ही क्या आ जाती है? हमारी ग्रोथ आ जाती है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो क्या कहता है? देख लेते हैं लर्नर्स। सबसे पहले पूछा गया है यहाँ पर फर्स्ट साइंटिफिक स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि बाल विकास के ऊपर वैज्ञानिक जो है स्टडी सबसे पहले किसने की? तो आपका आंसर क्या होगा? पेस्टोलॉजी। क्या आंसर होगा? पेस्टोलॉजी। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट साइंटिफिक स्टडी ऑफ एडोलिसेंस, एडोलिसेंस की बात आए तो याद रखना स्टेनले हॉल। और स्टेनले हॉल ने जो हमारी एडोलिसेंस है इसे क्या बोला है? स्टॉर्म एज। STORM, स्टॉर्म एज, यानी कि तूफान का काल। ठीक है। इसे भी आप याद रखेंगे। इसके बाद कुछ बुक्स हैं वो देख लेते हैं। बेबी बायोग्राफी बुक जो है किसने लिखी है? ये लिखी है हमारी पेस्टोलॉजी ने। और वर्बल बिहेवियर बुक किसने लिखी है? स्किनर ने लिखी है लर्नर्स। इसके साथ साथ फिर से इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन, फादर ऑफ क्वेश्चनरी मेथड, क्योंकि हमारे क्वेश्चनरी जो मेथड होता है उसके फादर कौन है? तो हमारा आंसर क्या रहेगा? वुडवर्थ। इसके साथ साथ वुडवर्थ ने जो एक इक्वेशन दी है, जो क्या है? डेवलपमेंट जो है वो क्या होती है? डेवलपमेंट होती है हेरिडिटी मल्टीप्लाई एनवायरनमेंट। याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आया हुआ है। ओके लर्नर्स। इसी तरीके से लर्नर्स पेशेंस बनाए रखिएगा। ये आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। आप ध्यान से चीज़ों को सुनते रहिएगा और फिर अपने एग्ज़ाम में देखिएगा, पक्का यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए लर्नर्स आगे देखते हैं। जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो किस तरीके की डेवलपमेंट के अंदर इंक्लूड होती है? याद रखिएगा लैंग्वेज जो है कैसी डेवलपमेंट है? कोग्निटिव डेवलपमेंट है। ठीक है। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और पूछा गया है एक एग्ज़ाम में, विच एरिया ऑफ द ब्रेन इज़ इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज? वो कौन सा एरिया जो लैंग्वेज की डेवलपमेंट में फोकस करता है? किसका? ब्रेन का। तो वो आंसर क्या रहेगा? ब्रोका एरिया। क्या रहेगा लर्नर्स? ब्रोका एरिया। इसे भी याद रखेंगे, ये PYQ है। ओके। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए मोटर स्किल्स, ठीक है,
या मोटर स्किल्स की डेवलपमेंट या मोटर डेवलपमेंट, तो आपका आंसर क्या रहेगा? फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है लर्नर्स, इसके बाद हम लोग देखते हैं ग्रोथ इज़ प्रिडिक्टेबल। ग्रोथ को क्या किया जा सकता है? प्रिडिक्ट किया जा सकता है। ये सिस्टमेटिक होती है और डायनामिक चेंजेस जो है इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ग्रोस मोटर स्किल्स कौन सी होती हैं, फाइन मोटर स्किल्स कौन सी होती हैं? ग्रोस मोटर स्किल्स जैसे हम कूदते हैं, ठीक है, हम तैरते हैं, हम भागते हैं। फाइन मोटर स्किल्स जिसके अंदर हम परफेक्शन में आ जाते हैं, जैसे राइटिंग, ठीक है, जैसे टाइपिंग, जैसे हम बुनाई करते हैं, ड्राइंग, ये सब किसके अंदर आता है? फाइन मोटर स्किल्स के अंदर आता है। चलिए लर्नर्स आगे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, गाल को छूने पर जब छोटा बच्चा क्या करता है? मुंह खोल लेता है और सिर को क्या कर लेता है? घुमा लेता है। तो इस चीज़ को क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है रूटिंग रिफ्लेक्स। क्या बोला जाता है लर्नर्स? रूटिंग रिफ्लेक्स। इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, शायद आपने सुनी भी नहीं होगी, क्योंकि एचटेट हमेशा ही क्या करता है? कुछ ऐसी टर्म्स निकाल करके लाता है जो आपने सुनी भी नहीं होती हैं। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा लर्नर्स, इसी तरीके से पेशेंस बनाए रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है बेबिंस्की, इसे हम क्या बोलते हैं? देखिए ये एक टर्म है, आप सबको एज इट इज़ याद रखना पड़ेगा। जैसे जो बच्चा होता है, बच्चे के पैर के तलवे को अगर किसी वस्तु से दबाया जाता है तो बच्चा क्या करता है? पैर की उंगलियों को ऊपर की ओर जा करके क्या कर लेता है? मोड़ लेता है और फिर उन्हें आगे कर लेता है। क्या करता है? उन्हें आगे कर लेता है और फिर उन्हें मोड़ लेता है। इस तरीके का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका आंसर क्या रहेगा लर्नर्स? आपका आंसर रहेगा बेबिंस्की। ठीक है, इसके साथ मोरो रिफ्लेक्स, ये थोड़ी सी टर्म आप लोगों के लिए नई है, नो डाउट, मुझे पता है, लेकिन वीडियो को 2 बार सुनिएगा, आपको ये सारी की सारी टर्म्स जो हैं वो याद रहेंगी। मोरो रिफ्लेक्स ये क्या होता है? एक शॉकिंग रिफ्लेक्स होता है। मान लीजिए हम जो है कहीं गए हैं या अचानक से हमने गोली की आवाज़ सुनी, हमने पटाखों की आवाज़ सुनी और अचानक से हम डर गए, शॉक में आ गए, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? मोरो रिफ्लेक्स। इसके बाद आता है ग्रास्प। ग्रास्प का मतलब क्या होता है? चीज़ों को पकड़ना। छोटा बच्चा जो है क्या करता है? चीज़ों को क्या कर लेता है? पकड़ लेता है। और कितनी एज का बच्चा? ये 4 से 6 महीने का बच्चा। आपने देखा होगा आपकी फैमिली में, आपके घर में, आपके आसपास, ठीक है, छोटा बच्चा होता है, अगर आप उसके हाथ को टच करते हैं तो वो क्या करता है? आपकी फिंगर को अपने अंदर मतलब जकड़ लेता है, एक तरीके से ग्रास्प कर लेता है, ठीक है। इसके बाद आती है रूटिंग। इसे हम क्या बोलेंगे? ये जो है 3 मंथ्स के अंदर जो है बच्चे को देखी जाती है। ये मैंने अभी ऊपर बताया है कि अगर हम बच्चे का गाल छू लेते हैं तो वो सिर को क्या कर लेता है? घुमा लेता है। उसे ही हम क्या बोलेंगे? रूटिंग रिफ्लेक्स, ठीक है। और ये कितने महीने के बच्चे में देखने को मिलती है? 3 महीने के बच्चे में देखने को मिलती है। अब फिर से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, विच स्टेज कॉल्ड मोमेंट्री मोमेंटम स्टेज? मोमेंट्री मोमेंटम स्टेज हम किसे कहेंगे? तो लर्नर्स आंसर क्या रहेगा? इन्फेंसी। क्या रहेगा? इन्फेंसी, यानी कि शैशवा अवस्था, ठीक है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए ईगोसेंट्रिज्म थ्योरी ऑफ एडोलिसेंस, ये किसने दी है? तो याद रखिएगा, ईगोसेंट्रिक वर्ड आपको पता है किसने दिया है, लेकिन पूछा गया है एडोलिसेंस की सेंस में, तो आपका आंसर क्या रहेगा? डेविड एल्काइन। क्या आंसर रहेगा? डेविड एल्काइन। ओके लर्नर्स, चलिए जी, देखिए हमने फटाफट से 2 पेजेस को कवर कर लिया है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पेज, ठीक है लर्नर्स, चलिए फटाफट से देख लेते हैं, ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एडोलिसेंस, ये टॉपिक मेंशन किए गए हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चे की जब डेवलपमेंट की बात आती है तो उसमें फिजिकल, मेंटल, सोशल हर तरीके का डेवलपमेंट आता है। और वीडियो के लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कंसेप्ट मैंने डाले हुए हैं, जिससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप एचटेट दे रहे हैं या आप सीटेट दे रहे हैं, कोई भी टेट एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो एडोलिसेंस को क्या बोला जाता है? गोल्डन एज, ठीक है। इसके बाद इमेजिनरी ऑडियंस जो है, इसे ये भी किस एज में आती है? एडोलिसेंस एज में आती है। इसका मतलब क्या होता है? जब हम एडोलिसेंस एज में होते हैं, हम काफ़ी जो है रेडी होकर के चलते हैं और हमें लगता है ये मुझे देख रही हैं या ये मुझे देख रही है, ठीक है। इसके बाद आता है पर्सनल फेबल। पर्सनल फेबल का मतलब क्या होता है? जब हम दिन में ही अपना सपना देखना शुरू कर देते हैं, जब हम अपनी एडोलिसेंस एज में होते हैं, ठीक है। इसीलिए ये सारी की सारी क्वालिटीज़ किसकी हैं? एडोलिसेंस एज की। याद रखिएगा, ये वर्ड्स कहीं ना कहीं आपको पक्का देखने को मिलेंगे। इसके बाद आता है साइकोलॉजिकल।
मेटामॉर्फिस ये क्या होती है, जब बच्चा जो है थोड़ा सा क्या हो जाता है, थोड़ा सा अपने आप में कॉन्शियस होना शुरू हो जाता है। वो देखता है कि मुझे ऐसी लुक्स चाहिए, मुझे ऐसा ही बनना है, ठीक है। या बच्चा जो है अपनी आइडेंटिटी के बारे में खुद से सोचना शुरू कर देता है। उन्हें लगता है कि हाँ, हमें ऐसा ही बनना है, भाई मेरी भी कोई आइडेंटिटी होनी चाहिए, मुझे भी कोई जो है पहचान है मेरे नाम से, ठीक है। तो ये किसके अंदर आता है, फिजियोलॉजिकल मेटामॉर्फिस में, ठीक है। इसके बाद फिर से दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो आपसे पूछी जाती हैं, एक आती है बुलिमिया नर्वोसा। क्या आती है, बुलिमिया नर्वोसा। बस इतना याद रखिएगा, जब बच्चे का वेट कैसा हो, एवरेज हो, तो उसको क्या बोला जाता है, बुलिमिया, यानी कि खाता रहता है वो, ठीक है। लेकिन एक आता है एनोरोक्सिया नर्वोसा। एनोरोक्सिया नर्वोसा जो है, इसमें क्या होता है, बच्चा जो है अंडरवेट हो जाता है। जैसे आपने देखा है ना, जो गर्ल्स होती हैं वो थोड़ा सा जो है एडोलिसेंस में पहुंचती हैं तो वो क्या करती हैं, खाना कम कर देती हैं ताकि उनका फिगर मेंटेन रहे, ठीक है। तो वो अंडरवेट हो जाती हैं, तो इसे क्या बोला जाता है, एनोरोक्सिया नर्वोसा, ठीक है लर्नर्स। चलिए आगे देख लेते हैं। सॉरी लर्नर्स, थोड़ा सा मैनेज करिएगा, तबीयत ठीक नहीं है। इसके बाद देख लेते हैं कुछ मेथड्स जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इवन ये टॉपिक तो नेट में भी पूछा जाता है। एक होता है इंडक्टिव मेथड, एक होता है हमारा डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड को याद रखने का सबसे आसान तरीका है एग रूल, आप इसे याद रखिएगा। और डिडक्टिव क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका ऑपोजिट, एग रूल। एग का मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल टू रूल की तरफ हम लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। और डिडक्टिव में क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका ऑपोजिट, पहले हम रूल देखेंगे और फिर हम एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। अब देखिए, इसमें जैसे बोला गया है, जो हमारे एग्जाम्पल होते हैं वो कैसे होते हैं, काफ़ी स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। जैसे मैं अलग एग्जाम्पल दूंगी, आप अपना अलग से एग्जाम्पल देंगे, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई फ्रेंड आपका अलग से एग्जाम्पल देगा। तो एग्जाम्पल क्या होंगे, स्पेसिफिक होंगे। हमने पढ़ा होगा ना, देखिए जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सिंपल सा आपको समझ में आएगा। जैसे हिंदी में राम जो है क्या है, राम मरणशील है, यानी कि राम की मृत्यु निश्चित है। फिर मैंने बोला श्याम मरणशील है, यानी कि श्याम की भी मृत्यु, ठीक है, निश्चित है। और अगर हम बोले जो जितने भी ह्यूमन बींग हैं, यानी कि जितने भी इंसान हैं, ठीक है, इंसानों की या मनुष्यों की क्या है, मृत्यु निश्चित है। तो ये क्या हुआ, मैं स्पेसिफिक से कहाँ की तरफ मैंने मूव किया, जो है जर्नल की तरफ मूव किया। जर्नल, इंसानों की बात करी या ह्यूमन बीइंग की, मनुष्यों की मैंने बात करी, वो क्या हुए, हमारे जर्नल हुए। लेकिन कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए, राम श्याम मोहन सोहन सोनू मोनू, कुछ भी, ठीक है, तो वो क्या हुआ, हमारा स्पेसिफिक हुआ। ओके लर्नर्स, तो ये इंडक्टिव मेथड क्या है, स्पेसिफिक टू जर्नल की तरफ हमारा क्या करता है लर्नर्स, मूव करता है। और इसे बेस्ट मेथड बोला जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें बच्चा क्या करता है, खुद के एफर्ट्स करता है। लेकिन डिडक्टिव जो है बिल्कुल इसका ऑपोजिट है लर्नर्स, और इस मेथड को साइकोलॉजिकली बेस्ट मेथड बोला जाता है, लेकिन डिडक्टिव को नहीं बोला जाता। क्यों, क्योंकि इसमें बच्चा जो है स्पून फीडिंग करता है, टीचर उसे आइडिया देता है और बच्चा उन चीज़ों को क्या करता है, फॉलो करता चला जाता है। चलिए लर्नर्स फटाफट से देख लेते हैं आगे हमारे टीचिंग वेरिएबल्स। टीचिंग वेरिएबल्स की बात की जाए तो टीचिंग के कुछ वेरिएबल्स हैं, जैसे एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है डिपेंडेंट, और एक होता है एक्स्ट्रा वेरिएबल, ठीक है। इंडिपेंडेंट कौन हुआ, डिपेंडेंट कौन हुआ, आप सबको पता है। इंडिपेंडेंट कौन हुआ, हमारा टीचर, डिपेंडेंट कौन हुआ, हमारा स्टूडेंट, और जो थर्ड वेरिएबल है उसमें हमारा एनवायरनमेंट आ जाता है, ठीक है लर्नर्स। इसके बाद मैगजिम्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग के कुछ मैगजिम्स हैं जिनके ऊपर हमारी टीचिंग चलती है। ये सिंपल क्वेश्चन ये आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में या आपकी पेडागोजी में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने ये इस टॉपिक को इसके अंदर इंक्लूड किया है। तो सबसे पहले टीचर क्या करता है, सिंपल से जो है चीज़ों को कॉम्प्लेक्स की तरफ लेकर के जाता है। क्या करता है लर्नर्स, पहले सिंपल चीज़ें सिखाई जाती हैं, बाद में मुश्किल चीज़ों को सिखाया जाता है। नॉन से अननोन की तरफ लेकर जाया जाता है, स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ लेकर जाया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। जो हमारी एजुकेशन है वो क्या होती है, स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ मूव करती है, ठीक है लर्नर्स, इसे ध्यान रखेंगे। इसके बाद होल टू पार्ट, यानी कि कंप्लीट चीज़ों को देखते हैं, फिर हम उसके पार्ट्स की तरफ जो है वो मूव करते हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ पेडागोजी में आपको स्टेटमेंट दे दी जाएंगी और फिर आपको जो है चीज़ों को आइडेंटिफाई करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक फ्रेंड जो है, एक फ्रेंड के द्वारा विश्वासघात करने पर दुख का जो एहसास होता है उसे हम महसूस नहीं कर सकते हैं, इस टर्म को क्या बोला जाता है। तो लर्नर्स, इस टर्म को आप लोग ध्यान में रखेंगे, पर्सनल लीजेंड। क्या क्या बोला जाता है, पर्सनल लीजेंड। हिंदी में अगर बात करें तो व्यक्ति दंत कथा बोला जाता है। ये भी किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है।
तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। लर्नर्स, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सबको पता है बहुत एफर्ट्स लगते हैं इतना समराइज फॉर्म में डाटा लेकर के आने के लिए, और सारा इंपॉर्टेंट डाटा। सिर्फ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जितना पॉसिबल हो सके मेरी वीडियोस को शेयर करिए, आपके ऐसे फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए जिन सब का एग्ज़ाम है, ताकि लास्ट मोमेंट पर हर स्टूडेंट की क्या हो जाए लर्नर्स, रिवीजन हो जाए। ओके लर्नर्स, तो चलिए आगे देख लेते हैं लर्नर्स। आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सोशल कल्चरल थ्योरी। ये थ्योरी किसने दी है? विगोट्स्की ने दी है। इस थ्योरी से पक्का आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 2 क्वेश्चन तो ज़रूर मिलेंगे, ठीक है, चाहे वो किसी भी लेवल के एग्ज़ाम में आए, पीआरटी, टीजीटी या पीजीटी, ठीक है। वो मैं ये नहीं बोल सकती कि ये पीजीटी में ज़्यादा आएगा या टीजीटी में, ये हर लेवल पर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए लर्नर्स देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे विगोट्स्की हैं, ठीक है, इन्होंने जो है बोला है कि बच्चे की लर्निंग जो है सोसाइटी और कल्चर को मिक्स करके या उनके साथ इंटरेक्ट करके क्या होती है, बच्चे की लर्निंग होती है। लेकिन पियाजे क्या कहते हैं? पियाजे कहते हैं पहले बच्चे की डेवलपमेंट होती है, बाद में उसकी लर्निंग होती है। लेकिन विगोट्स्की क्या कहते हैं? पहले बच्चे की लर्निंग होगी, बाद में डेवलपमेंट होगी। इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखेंगे पियाजे क्या कहते हैं? पहले डेवलपमेंट और बाद में लर्निंग। विगोट्स्की क्या कहते हैं? पहले लर्निंग बाद में डेवलपमेंट। और विगोट्स्की ये भी कहते हैं सोसाइटी और कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है बच्चे की लर्निंग में, ठीक है। इसके अलावा हर पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है ZPD, चाहे आप CTET देते हैं, HTET देते हैं, कोई भी टेट एग्ज़ाम, ये क्वेश्चन जो है CDB के अंदर हमेशा मिलता है आपको। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म आप लोग ध्यान में रखेंगे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। इसके बाद ये क्या होता है, देखिए कोई एक स्टूडेंट कितनी जो है रियल में उसकी ग्रोथ हो रही है कितना उसका विकास हो रहा है, और मेरी वीडियो को देखने के बाद बच्चे की कितनी ग्रोथ हो गई, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है, वो गैप क्या कहलाता है? हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ओके लर्नर्स, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम्स में। इसके बाद पूछा जाता है स्काफोल्डिंग। स्काफोल्डिंग क्या होती है? इतना याद रखिएगा, ये एक टेम्परेरी हेल्प होती है जो हमसे सीनियर, हमसे बड़े हमें क्या करते हैं, देते हैं। इसके बाद इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है MKO। MKO किसने दिया है? याद रखेंगे, हमारा जो हमारी थ्योरी के प्रोपाउंडर हैं, कौन है हमारी थ्योरी के प्रोपाउंडर? अभी मैंने बताया लेव विगोट्स्की, ठीक है। तो MKO जो है वो क्या है? मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि जब कोई बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हमें क्या करता है, नॉलेज प्रोवाइड करेगा। ओके लर्नर्स, इसके बाद याद रखेंगे जो विगोट्स्की हैं, इनके अकॉर्डिंग पहले लैंग्वेज आती है, बाद में क्या आते हैं, आइडियाज़ आते हैं। ये कहते हैं कि लैंग्वेज और थिंकिंग शुरू में तो अलग अलग होती हैं, लेकिन बाद में क्या हो जाती हैं, एक साथ हो जाती हैं। प्राइवेट स्पीच की बात किसने करी है? लेव विगोट्स्की ने करी है। ये कहते हैं जब हम खुद के काम को करने के लिए खुद को ही मतलब एक गाइडेंस देते हैं, निर्देश देते हैं, और लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, वो क्या कहलाती है? हमारी प्राइवेट स्पीच कहलाती है लर्नर्स। इसके बाद बात आती है हमारी प्रोग्रेसिव एजुकेशन की। इससे रिलेटेड मैंने पूरी वीडियो अपलोड करी हुई है लर्नर्स। ये जितनी भी टॉपिक्स मैं बता रही हूँ, ये सब मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है। आप लोगों के पास लिमिटेड टाइम है, इसीलिए मैं जो क्रीम जो होती है CDP की, वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन के फादर कौन है? हमारे जॉन डेवी। और जॉन डेवी ने एक चीज़ और दी है, इन्होंने एजुकेशन को क्या बोला है? ट्राईपोलर प्रोसेस बोला है, ठीक है। इसी सिचुएशन में जो आते हैं मिस्टर रॉस, रॉस ने क्या बोला है? जो हमारी टीचिंग है या एजुकेशन है, उसे क्या बोला है? बाइपोलर प्रोसेस, ठीक है। बाइपोलर यानी कि द्विध्रुवीय प्रतिक्रिया या प्रक्रिया, सॉरी, और ट्राईपोलर को त्रिप्रक्रिया, ठीक है। तो लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए प्रोग्रेसिव एजुकेशन इंडिया के अंदर कौन लेकर आए, तो आपका आंसर क्या रहेगा? गिजू भाई, ठीक है लर्नर्स। तो चलिए देखिए, हमने फटाफट से कुछ पेजेस डिस्कस कर लिए हैं। अब आते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा नोम चॉम्स्की। तो सबसे पहले याद करेंगे, इन्होंने लैंग्वेज के बारे में डिस्कस किया है, लैंग्वेज से रिलेटेड थ्योरीज इन्होंने दी हैं। तो नोम चॉम्स्की जो है कहाँ से रिलेट करते हैं? अमेरिका से। इन्होंने एक डिवाइस दिया है जिसके बारे में पूछा जाता है, जिसे बोला जाता है लैंग्वेज डिवाइस। फुल फॉर्म क्या है? LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इसकी बात किसने करी है? नोम चॉम्स्की ने करी है। ये क्या कहते हैं कि बच्चे में जो है लैंग्वेज सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, यानी कि बाय बर्थ चीज़ों को क्या करता है, वो एक्वायर करता है। यूनिवर्सल ग्रामर का कंसेप्ट कौन लेकर के आए? नोम चॉम्स्की लेकर के आए हैं, ठीक है।
इसके साथ साथ इन्होंने 2 लेवल्स दिए हैं। कौन कौन से 2 लेवल्स इन्होंने दिए हैं लर्नर्स, हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आता है सतही संरचना, दूसरा आता है गहरी संरचना। सतही का मतलब क्या है, बच्चा जो है वर्ड्स को और ध्वनियों को थोड़ा सा जानता है, लेकिन गहरी संरचना का क्या मतलब है, जो वर्ड्स वो समझता है उनके मीनिंग को भी वो क्या करता है, जानता है। तो ये किसकी थ्योरी थी, हमारी नोम चॉम्स्की की थ्योरी थी, जो हम लोगों ने डिस्कस करी। इसके बाद आती है हमारी इकोलॉजिकल थ्योरी। ये थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्टेट अब कुछ सालों से इससे भी क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे इकोलॉजिकल थ्योरी हमें किसने दी है, ब्रॉन फेन ब्रेनर ने ये थ्योरी हमें दी है। इसके अंदर जो है कुछ सिस्टम्स बताए गए हैं। सबसे पहले आता है माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम के अंदर हम किसे इंक्लूड करेंगे, बच्चे को इंक्लूड करते हैं, उसकी फैमिली को, उसके स्कूल को और उसके फ्रेंड्स को किसके अंदर इंक्लूड किया जाता है लर्नर्स, माइक्रो सिस्टम में। फिर आता है मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम के अंदर बच्चे का रिलेशन देखा जाता है, किस किस के साथ, बच्चे का स्कूल के साथ, स्कूल का फैमिली के साथ, ठीक है। तो ये रिलेशन देखने के लिए हम कौन सा सिस्टम यूज़ करते हैं, मीजो सिस्टम। फिर आता है एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम में क्या होता है, इसमें हम बच्चे को इंक्लूड नहीं करते, जितने भी जो है हमारी सार्वजनिक स्थल होते हैं, ठीक है, जैसे बस स्टैंड हो गया या हमारा रेलवे स्टेशन हो गया, इन सब को क्या करते हैं हम लोग इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आता है हमारा मैक्रो सिस्टम, ठीक है। मैक्रो सिस्टम में हम किस चीज़ को यूज़ करेंगे, हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर, सोसाइटी के जो जितने भी रीति रिवाज हैं उन सबको हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर कंसीडर करेंगे। और नेक्स्ट आता है हमारा क्रोमो सिस्टम। क्रोमो सिस्टम के अंदर हम देखते हैं विकास की जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं, जितनी भी स्थितियाँ परिस्थितियाँ, सबको किसके अंदर इंक्लूड करते हैं, क्रोमो सिस्टम के अंदर। ओके लर्नर्स, तो देखिए हमने ये भी डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कौन सी थ्योरी की, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। सबसे पहले मोरल डेवलपमेंट थ्योरी से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कोहलबर्ग के बारे में, ठीक है, कि कोहलबर्ग की जो थ्योरी है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी मोरालिटी है वो क्या होती है। देखिए हमें राइट और रॉन्ग का पता कौन बताता है, हमारी मोरालिटी। तो जो मोरल डेवलपमेंट है वो क्या करती है, हमें सही गलत का पता कौन बताता है, हमारा नैतिक विकास। इसीलिए जो है मोरल डेवलपमेंट थ्योरी को इंक्लूड किया गया। और ध्यान में रखेंगे कोहलबर्ग जो है वो कहाँ से थे, अमेरिका से थे, ठीक है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये क्या थे, प्रोफेसर थे। इसके बाद इन्हीं की थ्योरी में एक टर्म आती है हेंज डायलेमा, ठीक है। इसमें क्या होता है, हेंज नाम का एक व्यक्ति होता है, उसकी वाइफ बीमार हो जाती है, ठीक है, और उसके पास पैसे नहीं होते, तो उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, तो वो चोरी करे, ठीक है, चोरी करके अपनी वाइफ की जान बचाए, या चोरी ना करके अपनी वाइफ को मरने दे, ठीक है। तो इस टेंशन में वो है जो है डिसीज़न नहीं ले पाता है, ठीक है। और जब वो डिसीज़न लेता है तो उसे क्या बोला जाता है, नैतिक तर्कना, ठीक है। इसमें सही गलत जो है वो क्या कर लेता है, चूज़ कर लेता है। उसे पता है अगर वो चोरी करेगा तो उसे पुलिस भी पकड़ करके ले जाएगी। तो इस डायलेमा को बोला जाता है हेंज डायलेमा। तो ये किस थ्योरी में आता है, कोहलबर्ग थ्योरी में। ये भी आप लोग याद रखेंगे लर्नर्स, ठीक है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट। इसके अंदर कुछ स्टेजेस हैं तो वो देखते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो 3 स्टेजेस की यहाँ पर बात की जाती है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। तीनों स्टेजेस में 2-2 जो है अंदर इसके 2 स्टेजेस आती हैं जिन्हें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें प्री कन्वेंशनल मोरालिटी की, सबसे पहले एज पीरियड ध्यान रखेंगे 4 से 10 साल का। इसमें बच्चे को पता नहीं होता कि क्या चीज़ें उसके लिए ठीक है और क्या चीज़ें उसके लिए गलत हैं। जो उसके बड़े हैं, पेरेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, वही डिसीज़न लेते हैं, उन्हें ही वो फॉलो करता है। तो इसमें पहली स्टेज क्या आती है, स्टेज ऑफ ओबीडियंस फॉर अवॉइडिंग पनिशमेंट। यानी कि बच्चा क्या करता है, नैतिकता तब करता है कि उसको कोई न किसी तरीके की सज़ा ना मिले। अगर वो चोरी करेगा तो उसे पता है उसे क्या मिलेगी, सज़ा मिलेगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसी में साधनात्मक सापेक्षता या उन्मुखता। इसका मतलब क्या है, इसे हम टिट फॉर टैट की तरीके से याद रखेंगे। बच्चा अपने सामने जैसा बिहेवियर देखेगा वैसा ही वो क्या करेगा, करना शुरू कर देगा। ओके लर्नर्स, चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं। सॉरी लर्नर्स। नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी कन्वेंशनल स्टेज। इसका टाइम पीरियड कितना है, 10 से 13 साल। इसमें क्या होता है, बच्चा कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना शुरू कर देता है। उसे पता है अगर वो ये काम करेगा तो वो ठीक रहेगा, अगर ये नहीं करेगा तो उसे जो है पनिशमेंट मिलेगी। इसके अंदर 2 स्टेजेस आती हैं, गुड बॉय एंड गुड गर्ल, और नेक्स्ट आती है लॉ एंड ऑर्डर। अगर गुड बॉय और गुड गर्ल की बात करी जाए तो इसमें बच्चा जो है अच्छा बच्चा बनने के लिए जो है क्या करता है, सारे काम करता है। इंटरनली मोटिवेटेड नहीं होता, एक्सटर्नली क्या होता है, वो मोटिवेटेड होता है। लॉ और ऑर्डर में क्या होता है,
बच्चा जो है सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेगा, ठीक है। जो भी हमारी सोसाइटी में चीज़ें प्रेजेंट है उन्हीं को फॉलो करेगा। आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी, ठीक है, और उस स्टेटमेंट से रिलेटेड ही आपको पहचानना होगा कि ये कौन सी स्टेज के अंदर आता है। अब आती है हमारी थर्ड स्टेज, वो है हमारी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। ये स्टेज जो है 13 साल से अबव के बच्चों के अंदर ये देखी जाती है। इसमें बच्चे खुद के डिसीजन ले लेते हैं, उन्हें पता होता है उनकी डिसीजन राइट है या रॉन्ग है। इसके अंदर भी फिर से वही हमारी 2 स्टेजेज आएंगी। सबसे पहले आती है सामाजिक उन्मुखता। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा जो है सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या करता है, रूल्स के अकॉर्डिंग क्या करता है, सिचुएशन में अपने डिसीज़न जो है वो लेने की कोशिश करता है। उसे पता है अगर कुछ रूल जो है उसे नुकसान दे रहे हैं या उसको कोई लॉस हो रहा है तो वो क्या करेगा, उन रूल्स को तोड़ देगा, अदरवाइज उन्हें फॉलो करेगा। सेकंड आता है सार्वभौमिक नैतिक विकास, नैतिक सिद्धांत। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा जो है अपने आप ही अपने खुद के रूल्स रेगुलेशन, खुद के स्टैंडर्ड्स क्या करता है, बना लेता है। और अगर उसे लगता है कि उसे वो काम करना चाहिए, जैसे देखा है ना एडोलिसेंस एज में जो फ्रेंड्स होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स के लिए बिल्कुल हर काम करने को रेडी होते हैं। तो वो कौन सी एज में आ रहा है, वो आपका इसी एज में आ रहा है, ठीक है लर्नर्स। तो चलिए देखिए हमारी ये थ्योरी कंप्लीट हुई। अभी और भी बहुत कुछ है लर्नर्स देखने को हमारी वीडियोस में, अगर हम लोग बात करें, लेकिन लिमिटेड टाइम है तो अभी हम इतना ही डिस्कस करेंगे। बाकी का पार्ट जो है मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। ओके लर्नर्स, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। और प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करिएगा लर्नर्स। बहुत बहुत मेहनत लगती है आपकी तरफ से, बस यही सपोर्ट मुझे चाहिए। कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, जितना भी हो सके हर स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियो को पहुँचाइए। ओके लर्नर्स।